नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक जो ये सेशन नहीं पहुँच पाए तो वो सारे लोग उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को करने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की बड़ी प्रबल संभावना है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs को आज के सेशन में हम लोग करेंगे। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो टोटल हिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम लोगों ने कर लिया है। आज से हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी के MCQs को हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सूर्य है, ठीक है। और इस सूर्य के चारों तरफ आपसे पूछा जा रहा है, तो इस सूर्य के, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी क्या करती है, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, या फिर पुच्छल तारा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाता है, तो ग्रह हो जाता है। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, तो वो, ठीक है, ग्रह कहलाता है। और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, इस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाता है, तो वो उपग्रह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो वो उपग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, बताइएगा। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो कॉपरनिकस होंगे, गैलीलियो होंगे, केपलर होंगे, या फिर न्यूटन हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो केपलर हो जाएंगे। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने किया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियो की अगर हम लोग बात करें तो गैलीलियो ने क्या किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है, किसकी, तो दूरबीन की खोज की थी, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा, केपलर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या देखो, एकदम हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम हम लोग शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, शून्य से हम लोग शिखर की तरफ चलेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से, ठीक है, जीरो लेवल से क्या करेंगे, तो हम लोग जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। आसान प्रश्नों से क्या करेंगे, कठिन प्रश्नों की तरफ चलेंगे, और सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा, सौरमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। 2006 में अगर हम लोग बात करें तो 2006 में क्या किया गया, तो 2006 में एक ग्रह था, कौन सा, तो प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो था। और प्लूटो को क्या कर दिया गया, तो प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को क्या कर दिया गया, तो बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई, ठीक है, किसकी, तो 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई और ग्रहों से निकाल दिया गया। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी बची है, 8 बची है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बताइएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो देखो, अगर हम लोग सूर्य की बात करें, ठीक है, क्या कर लें, तो अगर हम लोग सूर्य की बात कर लें तो आपको पता है सूर्य के सबसे निकट अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है बुध, ठीक है। कौन है, बुध है, जिसको आप मरकरी भी कहते हो। बुध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका नंबर आता है, शुक्र आता है, जिसको आप क्या करते हो, जिसको आप वीनस कहते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र के बाद कौन आता है, तो शुक्र के बाद तीसरा नंबर जो है वो हमारी पृथ्वी का है, और चौथा नंबर किसका है, तो मंगल का है। तो ये क्रम आपको सही देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये, क्या हो जाएगा, तो बुध के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, क्या हो जाएगा, तो सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, चैट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो क्या है, तो वो शुक्र है। शुक्र को हम लोग क्या करते हैं, तो शुक्र को हम लोग वीनस कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो शुक्र को वीनस कहते हैं। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और सबसे गर्म होने के कारण ही ये सबसे चमकीला होता है। इसके अलावा इसको गर्म होने की वजह से प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, तो भोर का तारा और सांझ का तारा भी किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी की, ठीक है, क्या करते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर क्या करते हैं, या फिर भगनी ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, प्रेशर कुकर कहा जाता है इसको। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भगनी ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो क्या करता है, जो एंटी क्लॉक में अगर हम लोग बात करेंगे उल्टी दिशा में क्या करता है, रोटेट होता है। ठीक है, ये पूर्व से क्या करता है, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। बाकी ग्रहों की अगर हम लोग बात करें तो शेष ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व में, लेकिन अगर हम लोग शुक्र की बात करेंगे तो क्या होता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, क्या होगा, तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी से सबसे निकट अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, शुक्र को आंसर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया। सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। क्यों शुक्र होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी 1/3 हिस्से पर जल है, इसलिए पृथ्वी को क्या करते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। मंगल की बात करें, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखता है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति की अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पति क्या है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्या है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, क्या है, तो बृहस्पति के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा उपग्रह भी जो है वो बृहस्पति के पास है। क्या नाम है इसके उपग्रह का, तो आप आंसर करोगे गैनीमेड। ठीक है, क्या नाम है, तो इसके उपग्रह का जो नाम है वो क्या है, तो वो है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति के पास है। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितने प्रतिशत है, 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो सूर्य से अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में अगर हम लोग बात करें, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी तक, ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने में अगर हम लोग बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, तो लगभग क्या आंसर करोगे, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने का, तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने, 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के धरातल के तापमान की बात करेंगे, क्या आंसर करेंगे, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी बताइएगा। सूर्य के संगठन में अगर हम लोग बात करेंगे, सूर्य के निर्माण में अगर हम लोग बात करेंगे, सूर्य की ऊर्जा में अगर हम लोग बात करेंगे, तो कौन सी सहायक गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, हीलियम और ऑक्सीजन होती है, हीलियम और नाइट्रोजन होती है, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन हो जाती है। क्या आंसर करिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर जो है यही हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है और फिर हम लोग आपके लिए और बेहतरीन वाले सेशंस लाते रहते हैं। ठीक है, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, सेशन नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, तो सबसे ज़्यादा कौन सी, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है सूर्य पर, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है और उसके बाद कौन सी, हीलियम होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के कारण ही क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, तो अभी मैंने आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर किया है। क्या हो जाएगा, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर जो होता है वो लगभग 8 मिनट। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, लगभग 8 मिनट का। पृथ्वी का एक उपग्रह बताइएगा। अभी मैंने आप लोगों को आज ही के सेशन में बताया कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य के क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है,
तो वो कहलाता है ग्रह। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्रह। लेकिन इस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? इस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो वो कहलाता है उपग्रह। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपग्रह। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या कि इस, ठीक है, पृथ्वी के या फिर किसी ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है? तो वो कहलाता है उपग्रह। तो पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रमा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करता है, बताइएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ऐसे ग्रह हैं मेरे भैया, दो ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन से? एक है शुक्र, ठीक है, एक है शुक्र, और एक कौन सा है? और एक है अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो उल्टी दिशा में गति करते हैं। मतलब किस दिशा से किस दिशा में? तो ये पूर्व से पश्चिम में गति करते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो पूर्व से पश्चिम में गति करते हैं। अगर इन दोनों ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी ग्रह हैं वो क्या होते हैं? तो वो पश्चिम से पूर्व में गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो पश्चिम से पूर्व में। अब शेष में हमारी पृथ्वी भी आएगी, और पृथ्वी क्या करती है? तो पश्चिम से पूर्व में गति करती है। पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी को मैंने आप लोगों को बताया है कि नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना? तो लगभग 23.5 डिग्री तक क्या हुई है? झुकी है। ठीक है, क्या है? तो पृथ्वी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? देखो कई बार क्या होता है मेरे भैया, देखो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो इस सूर्य का चक्कर लगाते हुए कई बार क्या होता है कि कई बार जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के क्या हो जाते हैं? तो वो सूर्य के कई बार काफ़ी निकट आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है? काफ़ी दूरी तक चले जाते हैं। तो जब निकट होते हैं, ठीक है, जब निकट होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपसौर, या फिर इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं उपभू। ठीक है, क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। और ये कब? तो ये 3 जनवरी को। ठीक है, कब? तो ये 3 जनवरी को। ठीक है, लेकिन जब अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको अपसौर कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? इसको अपभू कहते हैं। और ये कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, क्या होता है? तो 4 जुलाई को। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी तो अभी मैंने आप लोगों को बताया। देखते हैं कितने लोग सही से ध्यान से सुन रहे थे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? इसी को उपभू भी कहते हैं। ठीक है, उपसौर या उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ये न्यूनतम दूरी कब होती है? क्या आंसर करिएगा आप सभी लोग? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? देखिए अगर हम लोग बात करें, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा? तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो। ठीक है, क्या करते हो? तो भूमध्य रेखा कहते हो। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का क्या होता है? सूर्य का एकदम लंबवत प्रकाश पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? जब इस भूमध्य रेखा पर एकदम बीचों बीच में सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है? तो 2 तारीखों में पड़ता है, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो 2 दिन है ऐसे हैं जब भूमध्य रेखा पर एकदम बीचों बीच वाली रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। और जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? तो दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है? तो ये कर्क रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, तब आप आंसर करोगे 21 जून को। ठीक है, कब? 21 जून को। नीचे की तरफ कौन सी? मकर रेखा है। ठीक है, कौन सी है? तो मकर रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, तब आप आंसर करोगे 22 दिसंबर को। ठीक है, कब करोगे? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? देखो मेरे भैया ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? चंद्र ग्रहण की, तो ये क्या है? तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या है? तो ये सूर्य है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आ जाती है हमारी पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, क्या होती है? तो पृथ्वी आ जाती है। और इधर क्या है? तो इधर ये ये क्या है? तो ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, ये क्या है? तो ये चंद्रमा है, चंद्र देवता है। तो सूर्य का सारा प्रकाश क्या होता है? सूर्य का सारा प्रकाश पृथ्वी बीच में आकर के रोक लेती है। ठीक है, क्या होती है? सूर्य का सारा प्रकाश पृथ्वी बीच में आके रोक लेती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा पर क्या होता है? अंधकार की स्थिति हो जाती है। ठीक है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है,
इसलिए चंद्रमा पर अंधकार की स्थिति हो जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण करते हैं। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। तो बताइएगा चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, तो कहाँ पर आपको पृथ्वी बीच में देखने को मिल रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, चंद्रमा तो बीच में नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य का आना, सूर्य तो बीच में नहीं है तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का जाना, तो बीच में पृथ्वी है तो बिल्कुल ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16वें प्रश्न का आंसर करना। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहाँ दिखाई देता है। चलिए जल्दी से 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहाँ पर, तो आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या फिर सऊदी अरब में। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्वे में। कहाँ पर, नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और यहाँ से क्या किया जाता है, तो यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी कहाँ से, ओस्लो से प्रदान किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से मैंने आप लोगों को बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो विषुवत रेखा भी कहते हैं। व्यास आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या करते हैं, व्यास कहते हैं। तो 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, कितना, 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, देखो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है मेरे भैया, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बीचों बीच से क्या होता है, तो बीचों बीच से, ठीक है, कौन सी, तो 0 डिग्री से एक देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या करते हैं, तो प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी को और क्या करते हैं, तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्या करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यही रेखा जो है क्या होता है, तो ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और इस रेखा से अगर आपसे भारत का समय पूछा जाए तो भारत का समय क्या है, तो वो 5.5 घंटे कितना है, प्लस है। ठीक है, क्या है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। चलिए जल्दी से बताइए। जैसे देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर की अगर हम लोग बीच की बात करेंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है। तो क्या आंसर करेंगे, तो देखिए 1 डिग्री की दूरी पर क्या होता है, रेखाएं खींची गई होती हैं और 1 डिग्री को पार करने में, क्रॉस करने में क्या होता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री भी अगर आपसे पूछ ले दूरी कितनी होती है तो आप आंसर क्या करोगे, लगभग 111 किलोमीटर। कितना करोगे, लगभग 111 किलोमीटर क्या होता है, 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर होता है। और 1 डिग्री में कितने मिनट, तो 4 मिनट होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। देखो समझिएगा मेरे भैया, ठीक है, समझिएगा। देखो ये क्या है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात करेंगे तो ऊपर नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल है। आपसे ये नहीं कह रहा है उत्तर में जा रहे हो या दक्षिण में कह रहे हो, आपसे बस ये कह रहा है कि ध्रुवों की तरफ। तो एक ध्रुव तो आपका इधर है और एक ध्रुव आपका इधर है। तो क्या कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि अगर ध्रुवों की तरफ से, ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छा देखो ध्यान से समझना, ध्रुवों की तरफ से जाने पर
ध्रुवों की तरफ से जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति, ध्रुवों की तरफ से अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवों की तरफ से नहीं, ध्रुवों की तरफ जाने पर, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाने पर, तो अगर आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ध्रुवों की तरफ जा रहे हो, चाहे इधर आप जाइए चाहे इधर की तरफ आप जाइए, ध्रुवों की तरफ जाने पर कह रहा है ना, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्रुवों की तरफ जाने पर, तो देखो ध्रुवों की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए हमारी जो देशांतर जो ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी, तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, घटती जाएगी, ठीक है, क्या होगी, तो घटती है, ठीक है। सबसे लंबी कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी, और भूमध्य रेखा से जब हम क्या करेंगे, तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अक्षांश रेखा की लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस तरीके से घटती जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, घटती जाएगी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, देखो पृथ्वी में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी परत मैंटल होती है, भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होती है, फिर क्रोड होती है, क्या होता है। चलिए जल्दी से 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो सेशन को आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सेशन नहीं पसंद आता तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, कमेंट करके भी कह सकते हो कि सेशन आपका नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेशन पसंद आता है तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतना आप लोगों से निवेदन रहता है कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आपको लाइक और शेयर करने से कुछ नहीं आपका घटेगा, लेकिन आपका जो एक लाइक और शेयर है ये हम लोग के लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो एक लाइक और शेयर बनता है अगर सेशन पसंद आ रहा है तो, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो देखो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं, इसको भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से तत्व होते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो 2 तत्व होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सिलिका, ठीक है, कौन होता है, एक सिलिका होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है तो आप आंसर करोगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होती है, जिसमें आपको 2 तत्व देखने को मिलते हैं, सिलिका और ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा तत्व होता है, वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे आंतरिक परत क्या होती है, तो सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड होती है। और यहाँ पर आपको क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लौह तत्व देखने को मिलता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तो पिघला हुआ लोहा लौह तत्व आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर, क्रोड में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कैल्शियम होगा, लोहा होगा, सिलिकॉन होगा या फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे अधिक पूछ रहा है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन करोगे, क्या करोगे, ऑक्सीजन करोगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट, सैल, बेसाल्ट, संगमरमर, क्या हो जाएगा। तो कायांतरित अगर हम लोग बात करेंगे, कायांतरित कहिए या फिर क्या कहिए, रूपांतरित कहिए, और इसका उदाहरण जो है वो क्या है, तो वो संगमरमर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या होता है। जैसे देखो मेरे भैया ये क्या है, तो ये मान लो हमारा धरातल है, तो जो भूकंप है वो किसी एक स्थान से शुरू होता है और फिर क्या होता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। भूकंप क्या है, किसी एक स्थान से शुरू होता है, तो जिस स्थान से शुरू होता है या जिस स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होगी वहीं पर, जहाँ से, ठीक है, तो जहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से शुरुआत होगी, जहाँ पर सबसे पहला कंपन होगा, ठीक है, वहीं से अनुभव भी होगा, जहाँ से शुरुआत होगी वहीं सबसे पहले अनुभव होगा। तो उस स्थान को, उस मूल स्थान को क्या कहते हैं, तो भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं, बताइएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। बताइएगा विश्व की अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा भूकंप जो है तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हिंद महासागर, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप, तो आपको पता है प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, प्रशांत महासागर में ही क्या है, तो जापान है। और जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और भूकंपों के कारण इसको क्या करते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, तो जापान जो है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है और यहाँ पर
पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इसको भूकंपों का देश भी कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिक्टर स्केल से किसको मापा जाता है, बताइएगा। रिक्टर स्केल से किसको मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को, सापेक्षिक आर्द्रता को, वर्षा की मात्रा को, या फिर ताप को। रिक्टर स्केल से किसको मापते हैं, 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। रिक्टर स्केल से किसको मापते हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को, ठीक है, किसको, तो भूकंप की तीव्रता को, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस यंत्र से मापते हैं, अगर यंत्र का नाम पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से, अच्छा देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया और जस्ट अभी प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बैरोग्राफ होगा, क्लाइमोग्राफ होगा, सिस्मोग्राफ होगा, या फिर इनमें से कहीं कोई नहीं। तो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, बताइएगा, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। जैसे आपने मेरे भैया क्या किया होगा, आपने कुकर देखा होगा। ठीक है, क्या देखा होगा, तो आपने जो है कुकर देखा होगा। ठीक है, कुकर देखा होगा आपने। तो कुकर में क्या होता है मेरे भैया, कुकर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुकर में ऊपर की तरफ एक सीटी होती है और कुकर का जब ताप जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है तो ये क्या होता है, ये सीटी ऊपर की तरफ उठ जाती है और सारे प्रेशर को बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से क्या होता है, किसी कारण से कुकर में जो है सीटी नहीं लग पाती है, तो कुकर के अंदर एक सेफ्टी वाल्व होता है। अगर कुकर की सीटी नहीं लगती है तो सेफ्टी वाल्व होता है, और सेफ्टी वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है और सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है ताकि कुकर में विस्फोट ना होने पाए। उसी तरीके से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, देखिए पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो पृथ्वी पर, ठीक है, क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। और पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखियों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर बनता रहता है। और क्या होता है, जब बहुत सारा प्रेशर बनता रहता है तो पृथ्वी जो ये ज्वालामुखी है क्या होते हैं, इनके द्वारा विस्फोट हो जाते हैं। और विस्फोट होने की वजह से क्या होता है, जो अंदर जो प्रेशर है, जो दाब है, जो सारी चीज़ें वो सब क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती है और स्थिति सामान्य हो जाती है। तो पृथ्वी का सुरक्षा, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं, तो ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। एक तरफ आपको ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान के नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्या किया गया, तो एक तरफ आपको ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको क्या किया गया है, स्थान का नाम दिया गया। आपको बताना है कौन सा ज्वालामुखी सही सुमेलित नहीं है। तो एटना ज्वालामुखी इटली में, ये तो ठीक है। फ्यूजियामा जापान में, ये भी ठीक है। पोपा ज्वालामुखी की बात करेंगे म्यांमार में, ये भी ठीक है। क्राकाटुआ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये मलेशिया नहीं बल्कि कहाँ पर है, बल्कि इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पर, क्राकाटुआ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्राकाटुआ। ये मलेशिया में नहीं, इंडोनेशिया में। इटली में आपको 3 ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। एक तो एटना देखने को मिलेगी, एटना ज्वालामुखी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको विसुवियस ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा, विसुवियस ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या करते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागर का क्या करेंगे, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हो गया, विसुवियस हो गया और एटना, ये तीनों ज्वालामुखी आपको कहाँ पर, इटली में देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय, ये सब किस प्रकार के पर्वत हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो रॉकीज, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं और आपसे उनके प्रकार के बारे में बात हो रही है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, या फिर ज्वालामुखी पर्वत हैं। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। तो हिमालय, देखो बाकी के बारे में तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि रॉकीज कैसा है, एंडीज कैसा है, एटलस कैसा है, आल्प्स कैसा है, इसके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन आप हिमालय के बारे में तो ज़रूर जानते हो। ठीक है, हिमालय के बारे में, या फिर अगर वो लोग बात करेंगे किसके, अरावली के बारे में, तो आप बिल्कुल जानते हो कि ये सब कैसे पर्वत हैं, तो हिमालय, अरावली, ये सब कैसे, तो ये सब वलित पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, कैसे पर्वत हैं, तो ये सब आपके वलित पर्वत हैं। ठीक है, वलित पर्वत क्या होता है, अच्छा वलित पर्वत की अगर हम लोग बात करें
तो देखो जब इस तरीके से क्या होता है, जब इस तरीके से पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी की के आंतरिक जो प्लेटें हैं, जब ये इस तरीके से आगे की तरफ आकर के एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो बीच वाला हिस्सा जो है, जो ये इन प्लेटों के बीच का जो हिस्सा है, उस पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, और ये हिस्सा क्या होता है, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो इस तरीके से जो भी संरचना बनती है, इस तरीके से जो संरचना ऊपर की तरफ जो हिस्सा बन करके आता है, यही क्या होता है, यही वलित पर्वत होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोयस का पठार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताइएगा। लोयस का पठार क्या है, तो हिमानीकृत है, जलकृत है, नदीकृत है या फिर पवनकृत है। चलिए जल्दी से 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, लोयस का पठार। ठीक है, तो किसका उदाहरण होगा, 31वें प्रश्न का आंसर करिएगा। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जैसे ये क्या है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत सारी क्या है, रेत है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने देखा होगा क्या है, तो ये बहुत सारी रेत है। फिर क्या होता है, खूब जोर से, खूब तेज़ी से क्या होता है, हवा चलती है। ठीक है, खूब जोर से हवा चलती है, खूब तेज़ी से हवा चलती है, और ये हवा क्या करेगी, यहाँ से जो ये बालू के कण है, जो बालू के कण है, मिट्टी के कण है, इनको उठा करके लेकर जाएगी, उड़ा के लेकर के जाएगी और कहीं और पर इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपको ऊंचे ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से वो बालू कंकड़ से उड़ करके क्या होता है, हवा के माध्यम से कहीं और जा करके एकत्रित हो जाता है और पठार बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसको लोयस का पठार कहते हैं। ये कहाँ पर, तो ये आपको पवनकृत, किसके द्वारा, तो पवनों के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार या फिर बोलीविया का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, है ना, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे सेशन को, तो जल्दी से ये ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, और क्या कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस क्लास की और साथ ही साथ बाकी क्लासों की और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है। ठीक है, जल्दी से सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, बताइएगा। तो बहुत ही बेसिक से मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोग क्या करेंगे, तो एकदम जीरो से चल रहे हैं, एकदम जीरो से चल रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग, जीरो से लेकर के शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे। एकदम आसान से हम लोग क्या करेंगे, लेवल को ऊपर करते चलेंगे। हमने कल क्या किया था, अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री की हम लोगों ने क्लास की। इसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोगों ने ज्योग्राफी को शुरू किया। ठीक है, किसको शुरू किया है, तो ज्योग्राफी को शुरू किया। इस तरीके से हम लोग जीएस के सारे पार्ट को खत्म करेंगे। हम लोग पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी को खत्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉलिटी को खत्म करेंगे, इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे, और सारे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम ओवरऑल क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे यूपीपी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी गैस, तो आपको पता है ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 33वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो सबसे नीचे अगर हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मध्य मंडल देखने को मिलेगा। मध्य के बाद आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा। आयन मंडल के बाद हम लोग बात करेंगे तो बहिर्मंडल आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्रम है, याद रखेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटना होती है। ठीक है, क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है वो आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। समताप मंडल में क्या होता है, तो एक काम तो ये होता है कि ओजोन परत मिलती है। ठीक है, क्या होता है, ओजोन परत मिलती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ की याद रखिएगा, दूसरी चीज़ क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, एक तो क्या होता है, ओजोन परत मिलती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपको
वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है, तो वायुयान उड़ाने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाता है, तो वायुयान उड़ाने के लिए क्या हो जाता है, तो आदर्श मंडल हो जाता है। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए क्या हो जाता है, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल हो जाता है। ठीक है, मध्य मंडल अगर हम लोग बात करें सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है। आयन मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ठीक है, क्या होता है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। और बहिर्मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहिर्मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत आपको कहाँ पर, समताप मंडल में देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी, मान लीजिए वायुदाब में अचानक से क्या हो रहा है, अचानक से कमी आ रही है, टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है, तो ये किसका सूचक है। 35वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो स्वच्छ मौसम का, वर्षा के मौसम का, शीतल मौसम का, या फिर तूफानी मौसम का। अब जैसे मान लो मेरे भैया, अब जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो कि सूर्य है, सूर्य भगवान एकदम अपने चरम पर हैं। ठीक है, और 45 डिग्री एकदम तापमान लगाए हुए हैं, बरसाए हुए हैं। ठीक है, और अचानक से क्या हो जाए, तापमान में आपको कमी देखने को मिल जाए। ठीक है, अचानक से क्या हो जाए, जो ये तापमान है ये 45 से आकर के लुढ़क करके कहा तो 22 डिग्री तक आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, या फिर वायुदाब में अचानक से कमी हो तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मौसम ख़राब होने वाला, भाई अचानक से इतना कम हो रहा है तो टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, मौसम ठंडा होगा। ठंडा होने का मतलब क्या है, तूफ़ानी मौसम होगा, तभी तूफान जो है, तभी मौसम ठंडा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुदाब को किस यंत्र से मापते हैं, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, वायुदाब को किस यंत्र से मापते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो वायुदाब की अगर हम लोग बात करें तो मैनोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, लैक्टोमीटर होगा, या फिर हाइग्रोमीटर होगा। किसके, तो अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं, तो वो तो आपका हाइग्रोमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किससे, वायुदाब को बैरोमीटर से मापते हैं। 36वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोल ड्रम पेटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। बताइएगा, डोल ड्रम पेटी, शांत पेटी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। डोल ड्रम पेटी कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या आंसर करेंगे, 37वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। देखो ये हमारी पृथ्वी है मेरे भैया, और पृथ्वी के बीचों बीच से क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो। तो 0 डिग्री से अगर हम लोग ले करके बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री से ले करके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या होता है, तो ये डोल ड्रम क्षेत्र कहलाता है, शांत पेटी वाला क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं, आल्प्स पर्वत। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, 38वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, फान हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये कैसी है, तो उष्ण हवा है, गर्म हवा है, और इस हवा के चलने से क्या होता है, जो यूरोप में जो अंगूर की खेती की जाती है, अंगूर की जो खेती की जाती है, तो अंगूर की जो होता है ये क्या होता है, तो ये गर्म हवा के चलने से पहले ही पक जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो अंगूर जो है ये पहले ही पक जाता है। ठीक है, तो फान बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग खमसिन की बात करेंगे तो खमसिन कहाँ पर होता है, खमसिन हवा जो है ये मिस्र में चलती है, गर्म हवा है। चिनूक की अगर हम लोग बात करेंगे तो चिनूक हवा कहाँ पर चलती है, तो ये अमेरिका में चलती है। और अगर हम लोग सिराको की बात करेंगे तो सिराको जो हवा है ये इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके लिए, तो इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इटली में रक्त वर्षा के लिए क्या होता है, रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, उत्तरदायी माना जाता है, इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है, किसको, सिराको हवा को। आगे बढ़ेंगे, 39वें प्रश्न का आंसर करना। चलो देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे और प्रश्न आ गया। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि एक तरफ आपको हवा के नाम दिए गए और दूसरी तरफ आपको उनके स्थानों के नाम दिए गए, कुछ स्थानीय पवनों की बात की गई। ठीक है, क्या किया गया है, तो कुछ स्थानीय पवनों की बात की गई और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको स्थानीय पवनों की बात की गई है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो मिस्ट्रल फ्रांस में, ये तो ठीक है मेरे भैया। योमो की बात करेंगे जापान में, ये भी ठीक है। खमसिन अभी मैंने आप लोगों को बताया मिस्र में, ये भी ठीक है। सिराको की अगर हम लोग बात करें तो सिराको क्या होगा मेरे भैया, चलिए जल्दी से बताएगा, तो सिराको की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 39वें प्रश्न की बात करेंगे तो सिराको अभी मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर, इटली में। इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी, इटली में क्या होगा, सिराको हवा इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, बताइएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। जितने प्रश्न करा रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अब आसान हो या मुश्किल हो, ठीक है, मैं सारे प्रश्न करा रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चंस करा रहे हो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इजी हो सकते हैं क्योंकि आपको ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चंस इजी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होता है, तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या फिर स्वच्छ आकाश। क्या हो जाएगा, 40वें प्रश्न की बात करेंगे तो स्वच्छ आकाश, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छ आकाश, ठीक है। चलिए, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी के, ठीक है, 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है क्योंकि देखो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ज्योग्राफी को हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी को हम लोग लगभग 3 से 4 क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी को क्या करेंगे, तो 3 से 4 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज्योग्राफी का हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पॉलिटी के MCQs करेंगे, इकोनॉमिक्स के करेंगे और फिर हिस्ट्री के तो हो चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद पॉलिटी इकोनॉमिक्स के जब हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग UPP के पूरे 38 नंबर के लिए GS के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट वाइज जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न आपके बच नहीं पाए। साथ ही साथ मैं अलग से आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आ रहा हूँ स्टैटिक GK का, ठीक है। क्या होगा, तो स्टैटिक GK के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सेशन लेकर के आ रहे हैं ताकि आपके जो 38 नंबर की तैयारी है ये बेहतरीन हो सके, यहाँ पर एक भी नंबर की कमी ना हो पाए। तो अलग अलग सेशन में लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी क्या हो जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।